हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं फिर आपको अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और एक नए लेक्चर के साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आज का फिर एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों के लिए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिक सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स और जिनमें खास तौर से हमने आप लोगों के लिए विद्युत अपवर्तनीय सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद आज हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा गैल्वेनिक सेल, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल और इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे यहां पर गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल की यहां पर हम बात करेंगे क्योंकि हमने आप लोगों के लिए बताया था कि विद्युत अपवर्तनीय सेल वह सेल होता है जिसमें किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देकर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। तो विद्युत अपवर्तनीय सेल से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी विद्युत धारा की हमें वहां से कोई प्राप्ति नहीं होती है। वह सेल एक ऐसा सेल है जिसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है और सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। इस सेल अभिक्रिया को यानी जो सेल के अंदर होती है, इस सेल अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं और इसी कारण इस सेल को विद्युत अपवर्तनीय सेल कहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहां पर गैल्वेनिक सेल की। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर होने वाली जो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया यानी अपने आप से जो क्रिएट होने वाली एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और जिसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और इस रेडॉक्स अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो भी रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यहां पर यह भी कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। गैल्वेनिक सेल को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमने यहां चित्र पहले से बना रखा है, क्योंकि अगर इसे मैं तुरंत बनाता तो इसमें समय अधिक लगता है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत एक उबरे जैसी स्थिति हो जाती है। फिर आप लोग उसको जो है देख नहीं पाते हो, तो बहुत लंबा वीडियो ना हो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर चित्र इसका जो है बना लिया है। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल का सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से पूरा सेल व्यवस्थित होता है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल सेल बनाया है और इस एग्जाम्पल को हम डेनियल सेल कहते हैं, क्योंकि डेनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस डेनियल सेल में हमें देखते हैं कि इसमें दो पात्र होते हैं। यहां पर दो पात्र लिए गए हैं और एक पात्र में कॉपर की रॉड को, यहां पर एक ये जिंक रॉड है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं जिंक रॉड है और यहां पर ये दूसरी रॉड जो है एक कॉपर रॉड है। तो यहां पर दो पात्र हैं। एक पात्र में जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में
और दूसरे पात्र में कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। क्योंकि जब हम सेल की एक यूनिट तैयार करते हैं और एक यूनिट यहां पर अर्ध सेल बोली जाती है, जिसमें किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण विलयन में डुबोया जाता है, ये हमने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन में बताया था। तो जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। इसके बाद दोनों विलयनों को यानी कॉपर सल्फेट के विलयन को और जिंक सल्फेट के विलयन को, इन दोनों विलयनों को एक साल्ट ब्रिज के द्वारा एक पाइप होती है ये, और इस पाइप में इधर जो है दोनों सिरे पर कॉटन वूल प्लग बने रहते हैं, जिसके द्वारा ये दोनों विलयन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यहां से जो आयंस है उनका मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो हो जाता है। तो यहां पर ये साल्ट ब्रिज एक लगाया गया है, और इस पूरे सिस्टम यानी पूरे सेल में जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह वर्क करता है। और आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है कि यहां पर जो जिंक का एनोड है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और कॉपर का जो कैथोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। विद्युत अपघटनी सेल में इसका जस्ट उल्टा है। विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर एनोड निगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। तो इस तरह से हमने यहां सेल को सुसज्जित किया हुआ है। तो जब सेल पूरा बनके तैयार हो जाता है और इसमें कुंजी दबाने के बाद करंट यानी यहां पर रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स का विगमन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, और धारा जो है वो इलेक्ट्रॉनों की सदैव विपरीत दिशा में बहती है। तो धारा जो है वो कैथोड से एनोड की ओर यानी इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर इस सेल की पूरे सेल की हम संरचना को या एक सेल समीकरण को लिखना चाहें तो सेल समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले इसमें एक सिस्टम होता है कि जो एनोड होता है उसको बाईं ओर लिखा जाता है और कैथोड को दाईं ओर हम लिखते हैं। तो यहां हमने बनाया हुआ भी उसी हिसाब से है। तो पहले यहां पर हम लिखेंगे Zn, और आप लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हो कि एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो देखिए जिंक की रॉड है और जिंक सल्फेट का विलयन है। जिंक सल्फेट के विलयन में Zn डबल प्लस आयन होते हैं, यानी जिंक का जिंक आयनों में ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर अब ये जिंक आयन कहां मौजूद होते हैं? जिंक आयन जिंक सल्फेट के विलयन में मौजूद होंगे। और इसके बाद फिर यहां पर ये जो दोनों विलयन है ये एक साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड है, और साल्ट ब्रिज को यहां पर डबल लाइन से प्रदर्शित किया गया है। और यहां पर जो दूसरा विलयन है वो कॉपर सल्फेट का विलयन है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में Cu डबल प्लस आयन मौजूद होंगे। Cu डबल प्लस आयन मौजूद होंगे, और Cu डबल प्लस आयनों का कैथोड पर यानी कॉपर रॉड किसका काम कर रही है? कैथोड की तरह कार्य कर रही है। तो Cu डबल प्लस आयन ये यहां पर कॉपर की फॉर्म में अपचयित हो रहे हैं। तो जिंक एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और कॉपर कैथोड पर अपचयन की क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से हम यहां पर सेल समीकरण को लिख देते हैं, और ये सेल समीकरण हमें कैथोड और एनोड दोनों पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उन दोनों क्रियाओं के बारे में बताता है। साथ ही इसमें पूरे सेल की स्ट्रक्चर को हम
समझ सकते हैं, क्योंकि जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन से पृथक करने के लिए एक लाइन का उपयोग किया गया है। दोनों विलयनों को सेपरेट करने के लिए यहां पर साल्ट ब्रिज यानी डबल लाइन से शो किया गया है। इसके बाद Cu डबल प्लस आयन कॉपर सल्फेट विलयन में मौजूद होते हैं, जिनको कॉपर की रॉड से पृथक करने के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड से पृथक करने के लिए ए सिंगल लाइन यहां पर प्रयोग की गई है। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां एक बात आपको बता दें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसी राशि है जिसका निरपेक्ष रूप से मूल्यांकन करना या निर्धारण करना संभव नहीं होता है। तो अगर किसी गैल्वेनी सेल के पोटेंशियल की हम बात करेंगे तो उसमें दोनों इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड यहां पर है और एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर यहां पर निर्धारित किया जा सकता है। यानी गैल्वेनी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एकल रूप से निर्धारित ना करके, बल्कि हम क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर ज्ञात कर लेते हैं और इस विभवांतर को ही या पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम यहां पर विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां पर अगर हमें इस डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित करना हो, यानी इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवों का अंतर या विभवांतर ज्ञात करना हो, तो विभवांतर को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल यानी ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, इससे लगभग प्रतिवर्ष परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है। तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों का अंतर अर्थात विभवांतर होता है, जिसे हम निम्न फार्मूले द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ई सेल का मतलब है ईएमएफ ऑफ सेल बराबर हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड का मतलब क्या हुआ? ई कैथोड का मतलब होता है कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई एनोड का मतलब हो गया एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल समीकरण में भी एनोड को बाईं ओर लिखते हैं और कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। यहां पर हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि गैल्वेनी सेल का कैथोड सदैव वह इलेक्ट्रोड होगा जिसका इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव हो। तो जो दोनों की कंपैरिजन करने पर जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा उसको हम कैथोड बनाएंगे या उसका कैथोड यानी वो कैथोड की तरह काम करेगा, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा वह एनोड की तरह कार्य करेगा। अब अगर गैल्वेनी सेल में ही हम एग्जांपल ले लें तो बात करेंगे कि जैसे गैल्वेनी सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड विभव और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड यहां पर ये होता है निगेटिव, इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो मैं जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है
0.76 यहां पर लिखे दे रहा हूं। ये वैल्यू होती है निगेटिव में वोल्ट। और कॉपर की वैल्यू होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू होती है G+0.34 वोल्ट। तो अगर इन वैल्यूज को लगा दें, हमने आपको बताया कि जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के कंपेयर में नेगेटिव हो वो एनोड की तरह कार्य करेगा। तो कैथोड की जगह अगर यहां वैल्यू हम रख दें 0.34 और यहां पर फिर हो जाएगा माइनस, और माइनस के बाद में इसकी वैल्यू होती है -0.76। तो यहां पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार 0.34 फिर माइनस और माइनस की अगर गुणा होगी तो यहां प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.76 और ये वैल्यू ये आ जाती है 1.10 वोल्ट। तो अगर डेनियल सेल के हम ईएमएफ की बात करें तो डेनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो 1.10 वोल्ट होता है और परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है या इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव के मापन की बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित करने के लिए किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का सीधे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित नहीं किया जा सकता। दो इलेक्ट्रोडों से बने या दो अर्ध सेलों से बने किसी यूनिट सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात किया जा सकता है या उसको निर्धारित किया जा सकता है। तो एक ऐसी राशि है जो निरपेक्ष रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती है या निरपेक्ष रूप से उसका निर्धारण नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन केवल सापेक्ष रूप से ही हो सकता है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शून्य निर्धारित किया गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शून्य निर्धारित किया गया है। अगर हम यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.00 वोल्ट। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने लिखा है यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में 0.00 वोल्ट निर्धारित किया गया है। कुछ धातुएं ऐसी हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं ऐसी हैं जिनका इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निगेटिव होता है, यानी हाइड्रोजन के सापेक्ष वो एनोड की तरह कार्य करती हैं। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन से
यानी अधिकांश धातुएं ऐसी हैं जिनको अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जोड़ा जाए तो वो निगेटिव की तरह कार्य करेंगी, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको यदि हाइड्रोजन के सापेक्ष जोड़ा जाए तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेंगी। यानी दो तरह की मेटल हैं जो हाइड्रोजन के सापेक्ष जोड़ने पर, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करती हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो मैंने यहां पर एक चित्र बना रखा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्लेटिनम ब्लैक लेपित एक प्लेटिनम बायर होता है, और इस प्लेटिनम बायर को एक अम्लीय विलयन में, यानी अम्ल के तनुजलीय विलयन में डुबो दिया जाता है, जिसकी सांद्रता 1 मोलर होती है, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, क्योंकि अम्ल है तो उसमें H आयन होंगे, तो इसे अम्लीय विलयन में डुबो देते हैं, और अम्लीय विलयन की जो सांद्रता होती है उसमें H आयनों की सांद्रता जो है वो 1 मोलर रखी जाती है, और उसमें विलयन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके हाइड्रोजन गैस का जो दाब है वो 1 बार कर दिया जाता है, यानी 1 बार के अप्रोक्सीमेट उसको रखा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का जो दाब होता है विलयन के अंदर वो 1 बार के बराबर होता है। हाइड्रोजन आयन युक्त विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोलर रखी जाती है, और यहां पर प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो तनु अम्लीय विलयन में रख दिया जाता है। तो इस तरह से यहां पर जो बना हुआ इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसकी सेल समीकरण को या अर्ध सेल अभिक्रिया को या इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे प्लेटिनम, फिर यहां पर हो गया H2, फिर हो गया यहां H आयन, और यहां पर H पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये आप दिखा सकते हो 1/2 H2, और यहां पर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आता है वो जाता है 0.00 वोल्ट। तो यहां पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने निर्धारित कर लिया है, यानी इसको स्टैंडर्ड मान लिया है, तो इसे स्टैंडर्ड मानने के बाद जितनी भी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किए गए हैं वो सभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, यहां भी हमने डेनियल सेल की बात की थी, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अगर इसको हम रखें तो हम इस तरह से एग्जाम्पल के लिए कि किस प्रकार से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का से कंपेयर करके हम दूसरी किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें प्लेटिनम हाइड्रोजन H प्लस साल्ट ब्रिज, और इसके बाद मान लीजिए Cu डबल प्लस
और यहां हो जाएगा Cu। तो यहां पर हमने एक ऐसे गैल्वेनिक सेल की रचना की है जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर धातु का बनाया गया है। और अगर इससे हम तुलना करके देखें, अगर इससे कंपेयर करते हैं तो यहां पर Cu यानी कॉपर इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट निर्धारित होता है, 0.34 वोल्ट निर्धारित होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हम अन्य धातुओं के भी इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित कर पाते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव निर्धारण के बाद इनमें एक व्यवस्था बनाई गई है या इनकी सक्रियता की एक श्रेणी बनाई गई है या विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है। तो इलेक्ट्रोड विभवों के एक क्रम को अरेंज करके सभी धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभवों के एक क्रम में रखकर एक टेबल का निर्माण किया गया है, एक तालिका का निर्माण किया गया है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में धातुओं के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव उनके मानक अपचयन विभव निर्धारित किए गए हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जो भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित करते हैं वो उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो निर्माण किया गया है उसमें धातुओं के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में होते हैं। तो इस पर हम अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे या अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए लेक्चर।